वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट को आपका पटवारी का एग्जाम है उसका रीजनिंग का मॉक टेस्ट। सो रीजनिंग आपको पता है पटवारी में जो है 18 मार्क्स की है। सो इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टॉप 18 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं हर एक टाइप का। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, हो इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमन। सिंपल क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन का जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, वहीं से मैंने उठाया है। तो इससे तो अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, फैमिली ट्री बनाओगे। जो बात कर रहा है या तो उससे स्टार्ट कर लो या जिसके बारे में बात हो रही है उससे स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। बात कौन कर रहा है यहाँ पे, राजेश बात कर रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है, वुमन के बारे में। तो वुमन से स्टार्ट कर लो या राजेश से आपका फैमिली ट्री बन जाएगा। तो वुमन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस वुमन के बारे में राजेश क्या कह रहा है, दी ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो इसका ग्रैंडफादर की जो ओनली डॉटर है वो राजेश की वाइफ है, इज माई वाइफ, ये राजेश कह रहा है। तो इस वुमन का पहले ग्रैंडफादर आपको बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री में। तो ग्रैंडफादर कहाँ आएगा, यहाँ तो पेरेंट्स आएंगे, तो यहाँ से भी ऊपर आएगा ग्रैंडफादर, ये उस वुमन का ग्रैंडफादर है। दी ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड, इस ग्रैंडफादर की एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर, तो वो डॉटर यहाँ पे आएगी। ये आ गई आपकी डॉटर किसकी, ग्रैंडफादर की, इज माई वाइफ। तो ये जो डॉटर है किसकी, उस वुमेन के ग्रैंडफादर की जो डॉटर है वो राजेश की वाइफ है। इट मीन्स यहाँ डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हस्बैंड वाइफ को, तो यहाँ पे आपका राजेश आ जाएगा। तो हो गया, फैमिली ट्री बन गया। आप किसका रिलेशन पूछा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो राजेश क्या लगेगा इस वुमेन का, तो राजेश इसका फादर लगेगा, बिकॉज इस वुमेन का ये मदर है, तो ये इसका हस्बैंड है, तो ये इसका फादर ही हुआ ना। मदर कैसे हुई, क्योंकि ये इसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर है। इसके ग्रैंडफादर की एक ही बेटी है, उसका ना कोई बेटा है ना कोई और बेटी है। तो एक ही बेटी अगर इसके ग्रैंडफादर की, तो इसी बेटी में से तो ये बेटी भी हुई होगी, क्योंकि और कोई उसका बेटा या बेटी नहीं है। तो ये इसकी मदर होगी डॉटर, जो ये जो यहाँ पे हमने लिखा था, और ये इसका हस्बैंड है, तो ये इसका फादर हो जाएगा। दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू इन अ फैमिली। तो 6 मेंबर्स हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इनके बारे में, तो उसी हिसाब से अपने फैमिली ट्री बनाना है। टी इज द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड। तो पी के हस्बैंड का ब्रदर जो है वो टी है। तो पी का पहले हस्बैंड यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ये आ गया पी। पी का हस्बैंड मीन्स डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया पी का हस्बैंड। अब ये हस्बैंड इन्हीं पी के आर एस टी यू में से कोई होगा, वो अभी हमें नहीं पता, बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। पी का हस्बैंड आ गया। अब अगर ये पी का हस्बैंड इट मीन्स पी का जेंडर यहाँ से आपको पता चल जाएगा, पी जो है वो फीमेल होगी, ठीक है, क्योंकि इसका हस्बैंड है कोई। सो अब इसका जो हस्बैंड है टी उसका ब्रदर है, इट मीन्स इस हस्बैंड का टी ब्रदर होगा। टी आ गया इसका ब्रदर, तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट ब्रदर है क्योंकि टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेल हो जाएगा। नेक्स्ट अब पढ़ो, यू इज दी मदर ऑफ टी। तो टी की मदर आपकी यू आ गई, तो टी की यहाँ पे मदर आ गई यू, यहाँ पे बना ली हमने, मदर है तो फीमेल होगी, तो माइनस आ गया। क्यू इज दी डॉटर ऑफ एस एंड पी। क्यू जो है वो एस एंड पी की डॉटर है, इट मीन्स एस और पी उसके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। हमें एस तो अभी कहीं नहीं मिला इस फैमिली ट्री में, बट पी मिल गया। तो पी की डॉटर होगी पी, और इसका जो पार्टनर होगा उसकी डॉटर है आपकी क्यू। अब पी का पार्टनर तो ये है हस्बैंड, और इसी हस्बैंड को यहाँ पे क्या बताया हुआ एस। इट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया, ये जो हस्बैंड था इसको हम इरेज कर देते हैं, ये एस की बात हो रही थी। तो हस्बैंड का पता चल गया, हस्बैंड कौन था, हस्बैंड एस था, ठीक है, यहाँ से पता चल गया, क्योंकि क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी दिया हुआ है, एस एंड पी। तो पी हमारे पास यहाँ था और पी का यहाँ पे हस्बैंड था, वही हस्बैंड जो है वो एस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, क्यू जो है वो एस और पी की तो डॉटर है, बट आर की वो ग्रैंड डॉटर है। इट मीन्स आर क्या होगा, आर इन एस एंड पी का पेरेंट होगा, या मदर या फादर दोनों में से कोई एक और हो सकता है। ये आ गया आपका आर, ठीक है। अब आर क्या होगा, आर देखो, अब इस जनरेशन में यू पहले से हमें मिला हुआ है क्योंकि ये सारे फैमिली मेंबर हैं। यू का जेंडर पता है फीमेल, तो आर जो होगा ऑटोमेटिकली मेल होगा, और ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ये आपका फैमिली ट्री बन गया। आप देखो किसका रिलेशन किससे पूछा है, हाउ आर इज रिलेटेड टू टी। तो आर क्या लगेगा, टी का। ये अब ये पूरा फैमिली ट्री बन गया। 6 मेंबर्स का, एक ही फैमिली के मेंबर हैं ये, आर एंड यू हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इनके 2 आगे सन हैं, टी एंड एस। टी एंड एस इनके सन्स है, क्योंकि हमें दिया हुआ था यू जो थी वो टी का मदर था ना, यू टी की मदर थी, और टी जो है इसका ब्रदर है, तो ये दोनों आपस में भाई हुए, ठीक है। इसका मतलब ये आर एंड यू के दोनों बेटे हैं, और एस की ये जो वाइफ है, इट मीन्स पी का रिलेशन आर और यू के साथ क्या है, ये इनकी डॉटर इन लॉ है। आर एंड यू की पी जो है डॉटर इन लॉ है, और एस एंड पी का ये क्यू क्या है, डॉटर है आगे। अब रिलेशन पूछा था टी का आपका आर के साथ, तो आर तो टी का फादर लगेगा, आर तो टी का क्या लगेगा, फादर लगेगा। हाउ आर इज रिलेटेड टू टी, तो फादर आ जाएगा। अब किसी का रिलेशन भी पूछ ले, फैमिली ट्री बन गया, तो किसी का रिलेशन आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेस्ट इज रिप्लेस बाय नॉर्थ ईस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस बाय। तो जब भी ये ऐसे रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपने कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्शंस आपने बना लेनी है। ये आपकी डायरेक्शन आ गई NEWS, और बीच वाली डायरेक्शन भी बना दो, यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन आपकी आ गई साउथ ईस्ट। ये जो बीच वाली डायरेक्शन होगी इनको स्टार्ट हमेशा नॉर्थ या साउथ से करना है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते थे, लेकिन आपने नॉर्थ ईस्ट ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ को पहले लिखना है साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ को पहले लिखना है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। अब कह रहा है वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्ट कहाँ पे, पहले देखो वेस्ट आपका आ गया यहाँ पे, ये आपका वेस्ट आ गया, इसको रिप्लेस करना है किससे, नॉर्थ ईस्ट से, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। आपने कुछ नहीं देखना है कि इनके बीच में एंगल कितना और किस डायरेक्शन में रोटेट। वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए वेस्ट को इतना रोटेट करना पड़ेगा। कितना एंगल रोटेट हुआ, ये आ गया 90 + 45 135 डिग्री रोटेट करना होगा। और किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, देखो क्लॉकवाइज। बस इतना आपको नोट करना है कि जो डायरेक्शन आपने चेंज की है किसी की डायरेक्शन की, वो कितने एंगल से चेंज हुई है और किस डायरेक्शन में हुई है। फिर जिस डायरेक्शन का पूछेगा, जैसे यहाँ पे आप साउथ का पूछ रहा है, साउथ इज विल बी रिप्लेस बाय, तो साउथ को भी उसी एंगल से और उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। साउथ कहाँ पे है, साउथ सर यहाँ पे है,
ये आ गया आपका स्रोत। अब इसको 135 डिग्री, ये आपका स्रोत आ गया, इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो इस तरफ घुमाना पड़ेगा, ये आ गया 90 और ये आ गया यहाँ तक 135, तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री इसको भी घुमा दिया, तो ये कहाँ पे आके पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट पे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो आपकी डायरेक्शन रोटेट चेंज हो रही है आपने देखना है वो कितना एंगल रोटेट हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है, फिर जिस डायरेक्शन का आपको पूछेगा उसको भी उसी एंगल से रोटेट कर दो और उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दी फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको सीरीज दी है, इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। सीरीज क्या है, 2 2 3 6 15 40। तो ज़्यादा जंप नहीं लग रहा, तो हम एडिशन से पहले देखोगे, एडिशन से जब देखोगे तो एडिशन से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा। देखो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ट्रिक लगाऊँ तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1.5 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, दिख रहा है ना, 0.5 का डिफरेंस हो रहा है। 6 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्जैक्टली 15 आएगा। 15 को आप किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 नहीं आता है, यहाँ पे 45 होना चाहिए, दैट इज यही आपकी रॉन्ग टर्म है 40। सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पे MNO। आपको यहाँ पे बस क्या करना होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको पैटर्न ढूंढना होता है, पैटर्न मिल गया, उसी पैटर्न पे आपका आंसर हो जाएगा। क्या है, MNO, फिर NO, फिर N से स्टार्ट हो रहा है, देखो MNO, तो ये पहली टर्म हमें मिल गई MNO, उसके बाद थोड़ा रिपीट हो रहा है कुछ, है ना, दिख रहा है ना कुछ रिपीट हो रहा है, तो MNO में लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, NOPQ, इट मीन्स M को छोड़ दिया, पहले को छोड़ दिया, NOPQ और एक डिजिट एक्स्ट्रा लिखा। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब N को भी छोड़ दो, इस N को छोड़ दो और O से स्टार्ट करो, OPQRS और एक डिजिट बढ़ाते जाना है, एक अल्फ़ाबेट एक लेटर बढ़ाते जाना है अल्फ़ाबेट। अब O को भी छोड़ दो, P से स्टार्ट होगा, दैट इज़ PQRSTU, यही आपका आंसर होगा। क्या पैटर्न बना यहाँ पे, पहले 3 अल्फ़ाबेट लिखने, फिर पहले वाला छोड़ दो, दूसरे वाले से स्टार्ट करो, फिर 4 अल्फ़ाबेट लिखने, फिर ये वाला छोड़ दो और आगे से O से स्टार्ट करो और 5 अल्फ़ाबेट लिखे, फिर O को छोड़ दो, P से स्टार्ट करो और आगे 6 अल्फ़ाबेट लिख दो, तो ये आपका आंसर है PQRSTU, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। तो कुछ नहीं करना, पैटर्न ढूंढना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, लेटर सीरीज बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। सो आपको पहले स्टेटमेंट दी हुई है, सम रेड और मनी, फर्स्ट स्टेटमेंट है सम रेड और मनी, तो इसकी ये तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो पहले वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको, सम रेड और मनी, तो सम का रिलेशन है इनके बीच में, तो सम में क्या करते हैं, थोड़ी सी इंटरसेक्शन बताते हैं, सम इंटरसेक्शन, तो ये आ गया रेड, ये आ गया मनी। तो कुछ ये देखो, कुछ जो रेड हैं जो यहाँ पे आएंगे वो मनी भी हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल पिंक आर मनी, ऑल मीन सारे के सारे पिंक जो है वो मनी के अंदर होंगे। अब ये मनी के अंदर होंगे तो मैं कहीं पे भी पिंक को लिख सकता हूँ, बस मनी के अंदर होना चाहिए पूरा का पूरा पिंक, ये आपका पिंक आ गया, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम अब बोलोगे ऐसे भी बन सकती है सर, ये ऐसे भी बन सकती है, पिंक को बस मनी के अंदर रखना है ना, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ इंटरसेक्शन भी करवा सकता हूँ, या फिर ये ऐसे भी बन सकती है, तो 3 तरीके से बन सकती है ये वेन डायग्राम। तो आपको तीनों वेन डायग्राम दिमाग में रखनी है। पी को मैं पूरा का पूरा इस इंटरसेक्शन के अंदर भी रख सकता हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है पी एम के अंदर होना चाहिए। देखो तीनों केसेस में पी जो है पूरा का पूरा एम के अंदर ही है, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ो, नो रेड आर पिंक। अब इन तीनों केसेस में आपने देखना है कि कोई भी रेड पिंक नहीं है, नो रेड आर पिंक, ये तो गलत हो गया। ये देखो इस कंडीशन में देखो ये वाला पोर्शन जो है ये रेड और पिंक में कॉमन है, तो यहाँ पे तो कुछ रेड पिंक हो जाएंगे। इस केस में देखो पूरा का पूरा पिंक रेड के अंदर भी है और मनी के अंदर भी है, तो पूरा का पूरा पिंक रेड हो जाए, मतलब सम रेड और पिंक इन दोनों केसेस से, इस केस से तो नहीं होगा। इस केस में अगर देखोगे तो ये कंक्लूजन ट्रू होगी, बट हमें सारे केसेस देखने जितनी पॉसिबिलिटीज है, कंक्लूजन आपने वही राइट मानना है जो 100% राइट हो, हर सिचुएशन में राइट हो। यहाँ पे तो ये राइट हो रहा है, यहाँ पे ये राइट हो रहा है ये वाला कंक्लूजन इस केस में, बट इन केसेस में ये राइट नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम राइट नहीं मानेंगे, ये गलत हो गया। नो रेड और पिंक नहीं, देखो यहाँ पे कुछ रेड पिंक भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ रेड पिंक हो सकते हैं, क्योंकि पिंक जो है वो रेड के अंदर है, यहाँ पे पूरा का पूरा अंदर है, यहाँ पे थर्ड केस में, और सेकंड केस में थोड़ा सा अंदर है। अब सेकंड देखो, सम मनी और रेड, तो ये तो ट्री हुआ, ये तो पहले से ही दिया हुआ था। देखो सम रेड और मनी लिखो या सम मनी और रेड लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, तो ये तो ट्री होगा, ठीक है। देखो हर केस में मनी और रेड में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, तो ये तो ट्री हो गया, ये 100% ट्री हुआ तीनों सिचुएशंस में। थर्ड देखो, सम पिंक आर नॉट रेड, तो क्या कुछ पिंक ऐसे हैं जो रेड नहीं होंगे, जो रेड नहीं होंगे, तो पहली स्टेटमेंट को ही घुमा के इसने कर दिया, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई भी पिंक नहीं है जो रेड ना हो, ठीक है। सम पिंक आर नॉट रेड का मतलब हो गया आपने डेफिनेटली बताना है कि कोई ऐसा पिंक होना चाहिए जो कभी भी रेड ना हो, किसी भी सिचुएशन में वो रेड ना हो। लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी पिंक रेड नहीं है, बट इस सिचुएशन में देखो पिंक रेड भी है, इस सिचुएशन में भी सम पिंक रेड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में पहले वेन डायग्राम बनानी है, फिर आपको जो 100% कंक्लूजन ट्रू होगा हर सिचुएशन में उसी को ट्रू मानना है, बाकी सबको फॉल्स मानना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड रेस इज रिटन एस, तो रेस को रिटन रेस RACE, तो रेस को लिखा है इन्होंने VWGA, तो इनका कोड ब्रेक करके आपको बताना है नेक्स्ट स्टेम का आपको कोड बताना है। तो यहाँ पे देखोगे R और V +4 करने पे V आता है, A से W -4 करने पे आता है, C से G +4 करने पे आता है, और E से A -4 करने पे आता है, तो यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो स्टेम पे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये D पार्ट WPII। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ 53 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन सच अ वे दैट A गेट्स RS 7 मोर देन B गेट्स। तो हम लेट कर लेते हैं B को कितना मिला, हम लेट कर लेते हैं B, क्योंकि B के रिस्पेक्ट में A का दिया है, B को मान लेते हैं X रुपीज़ मिले, 53 टोटल रुपीज़ से A B C में डिवाइड किए हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं B को X मिला, तो A को कितना मिलेगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है A को 7 ज़्यादा मिल रहा है B से, तो X + 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट B गेट्स, अब B को कितना मिल रहा है, B गेट्स RS 8 मोर देन व्हाट C गेट्स, B को C से 8 ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन C को B से 8 कम मिलेगा,
ठीक है ना। इसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया तो सी हो जाएगा x माइनस 8, क्योंकि x की टर्म्स में हमें लिखना है ना। b को हमने पहले से x मान लिया है, यहाँ बोल रहा है b को c से 8 ज़्यादा मिल रहा है। इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके बोलूँ अगर b को 8 ज़्यादा मिल रहा है इट मीन c को 8 कम मिलेगा b से, तो वही कर दिया मैंने। अब इन तीनों का सम का तो x प्लस x हो जाएगा आपका 3x, 7 माइनस 8 हो जाएगा -1। तीनों का सम कितना है, तीनों का सम आपको टोटल अमाउंट दी हुई है 53। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करोगे यू विल गेट x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, तो इनके शेयर्स की रेशो तो a को कितना मिलेगा, x की वैल्यू 18 पुट कर दो, 18 + 7 = 25 b को x ही मिलेगा दैट इज 18 और c को x - 8, तो 18 - 8 10, तो ये इनकी रेशियो आ जाएगी 25:18:10 दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पिक ऑड वन आउट, तो यहाँ से आपको ऑड वन आउट करना है। हेक्सागन, पेंटागन, तो ये तो क्या दिया आपको, पॉलीगॉन्स दी हुई हैं। हेक्सागन आपको पता है उस पॉलीगॉन को बोलते हैं जो जिसकी 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, एंड टिकागन होती है जिसकी 11 साइड्स होती हैं, और हेप्टागन होती है जिसकी 7 साइड्स होती हैं। तो इसमें क्या ऑड लग रहा है, ये देखो ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर है, इट मीन्स यही आपका ऑड हो जाएगा दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। तो ये देखो यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग तो आई है, आपको ये मैथ्स का कंसेप्ट भी आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। पिक ऑड वन आउट होता है, ऐसा ही होता है ये पिक ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन में कभी साइंस के रिलेटेड पूछ रहा है तो आपको साइंस का भी पता होना चाहिए और फिर वहाँ से आपको साइंस का क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में डाल सकता है, इंग्लिश का रीजनिंग में डाल सकता है। आपको जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, y जो है वो x के ईस्ट में है, तो यहाँ डायरेक्शन बना लो NEWS, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में, तो ये x बनाया, x का ईस्ट इस तरफ हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं y है, ठीक है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, और अब y इज इन द ईस्ट ऑफ x, फिर x के बारे में बात रहा है, x जो है विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो x जो है z के नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में है, इट मीन z कहीं यहाँ पे होगा, देखो अब z के नॉर्थ में आ गया ना x, ठीक है। नेक्स्ट, इफ p इज इन दी साउथ ऑफ z, तो z के साउथ में p है, ये z आ गया, z के साउथ आ गया नीचे वाली तरफ, तो z के p इज इन दी साउथ ऑफ z, तो z के साउथ में क्या है p है, तो ये हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, तो y की किस डायरेक्शन में इज p होगा, तो y के रिस्पेक्ट में p की, तो p की डायरेक्शन तो ये वाली है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देखो यहाँ पे अगर मैं y पे बनाऊँ कोऑर्डिनेट तो ये वाली डायरेक्शन NEWS, तो s और साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी p की विद रिस्पेक्ट टू y, साउथ वेस्ट इज योर आंसर दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको देखो जो रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में होगा वही रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में होगा, उसी हिसाब से आपको बताना है 2 का इधर कौन सा नंबर आएगा जिनके बीच में यही रिलेशनशिप होगा जो इन दो पेयर्स के बीच में। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 139 है 228 है, तो पहले डिफरेंस करके देख लेते हैं। 228 को 139 से जब डिफरेंस करोगे यू विल गेट 89, कितना आएगा 89, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या इनका डिफरेंस भी 89 आ रहा है क्या, ये जो दूसरा पेयर दिया है इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस चेक करोगे वो भी कितना आएगा 89 ही आएगा, इट मींस यहाँ पे वो नंबर होगा जिसका 2 के साथ डिफरेंस करने पे 89 आना चाहिए, वो तो 91 है, 91 - 2 इज 89, तो 91 इज योर आंसर दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स और टाइफाइड का बताना क्या, तो ये यहाँ पे दी हुई है आपको डिजीज, यहाँ पे दिया है उसका ऑर्गन, इफेक्टेड ऑर्गन। ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स इफेक्ट होता है, टाइफाइड में क्या ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है दैट इज इंटेस्टाइन। लीवर आपका डैमेज ऑर्गन होता है इन केस ऑफ हेपेटाइटिस, और ब्रेन आपका होता है इन केस ऑफ रेबिस। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, S, T एंड U देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ठीक है, 2 इनमें मैरिड कपल्स हैं। P इज द टीचर एंड द फादर ऑफ R, तो P जो है R का फादर है, ये आ गया R का फादर है P, और इसका आपको वो फादर है तो इट मीन्स ये इसका आपने लिख दिया क्या, जेंडर आ गया पॉजिटिव मीन्स मेल, और इसका प्रोफेशन भी दिया है ये टीचर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टीचर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, P इज द टीचर एंड फादर ऑफ R, ये हो गया। U इज द ग्रैंड फादर ऑफ R, U जो है R का ग्रैंड फादर है, इट मीन्स U जो होगा वो P का भी फादर होगा तभी तो इसका ग्रैंड फादर होगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। एंड इज अ लायर, और ये लायर भी है, इसका प्रोफेशन भी दिया हुआ है तो लायर लिख दिया यहाँ पे। Q इज द मदर ऑफ R, Q जो है वो R की मदर है, इट मीन्स P की वो वाइफ होगी, तो डबल लाइन ये आ गया आपका Q, ठीक है। क्यों, क्योंकि R की मदर है तो P क्योंकि फादर था तो उसकी वो वाइफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, S इज द ग्रैंड मदर ऑफ R, S जो है वो ग्रैंड मदर है R की ग्रैंड मदर, ये इसका ग्रैंड फादर है तो इसकी वाइफ होगी वो, अगर ग्रैंड मदर है तो ये आ गया S इज द ग्रैंड मदर ऑफ R हो गया। T इज द ब्रदर ऑफ R, T जो है वो R का ब्रदर है, तो यहाँ पे आएगा, ब्रदर है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। हाउ T इज रिलेटेड टू U, T क्या लगा U का, T का रिलेशन बताना U के साथ, U का नहीं बताना T के साथ, ठीक है। T लगेगा ग्रैंड सन लगेगा U का, ये देखो ये किस जनरेशन में है, ये देखो ये 1-2 जनरेशन का गैप है, इट मीन्स T जो होगा, T और R जो है ये ग्रैंड सन है किनके, U एंड S के, तो T जो होगा वो इनका ग्रैंड सन होगा, क्योंकि सन कैसे पता है, क्योंकि इसका जेंडर पता है। अगर R का रिलेशन पूछ लेता फिर शायद ना पता क्योंकि R का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता है, वो ग्रैंड सन भी हो सकता था, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती थी, बट T का पूछा तो डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, a car travels some distance at a speed of 8 km/h and returns at a speed of 12 km/h. If the total time taken by the car is 15 hours, then what is the distance? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक कार है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया जाते वक्त 8 km/h की स्पीड से और A से B गया सपोज, और इसी डिस्टेंस को आते वक्त उसने कवर किया विद द स्पीड ऑफ वापस आया 12 km/h, मतलब दोनों केसेस में आपकी एक चीज़ कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस जितना जाते वक्त होगा उतना ही आते वक्त होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल जर्नी का टाइम मतलब जाने में और आने में दोनों में, तो जाने का टाइम कितना होगा, क्योंकि स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम का फार्मूला निकालोगे, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास क्या है, जो जाने में टाइम लगा और जो आने में टाइम लगा वो टोटल टाइम हमें दिया है कितना, 15 आवर्स। देखो दिया हुआ है 15 आवर्स। अब यहाँ टाइम की जगह फार्मूला लगा दो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आ गया d और जाते वक्त का टाइम t1 माना है तो जाते वक्त की स्पीड आ गई 8 प्लस t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वही है t आते वक्त भी वही है d और स्पीड कितनी है 12 इजिकल टू 15। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करो और वही d आपको फाइंड करना था। सो कॉमन एलसीएम लेंगे 24 का, 24 तो 3 से 24 बनेगा तो 3d प्लस 2 से 24 2d होल डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15। सो d विल बी इक्वल टू 15 इंटू 24, 3d प्लस 2d 5d हो जाएगा, 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 3 से 15, 3 इंटू 24 इज 72, दैट इज 72 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा d। तो आपको डिस्टेंस ही पूछा था, d पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 2 ट्रेन्स, वन एक की लेंथ दी है इतनी एंड दी अदर की लेंथ, दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी हुई है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन से जब ट्रेन क्रॉस करती हैं तो वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्रॉस ईच अदर इन, आपको टाइम भी दिया हुआ है, इतने टाइम में वो क्रॉस कर ले, दी कंबाइंड स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो इस केस में आपको बस इतना याद रखना है, जो फार्मूला वही लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस डिस्टेंस जो लेना है जब अपोजिट में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को ट्रेन्स, वो दोनों को ऐड करके लेना है, ठीक है। डिस्टेंस जो लेना है वो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को ऐड करके लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द कंबाइंड स्पीड, स्पीड फाइंड करना है, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपने लेना है दोनों को ऐड करके, दैट इज 152.5 प्लस 157.5 और डिवाइडेड बाई टाइम कर दो 9.3। बट ये स्पीड देखो, ये टाइम सेकंड में दिया और ये मीटर में दिया, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, फिर उसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर है। सो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। बस कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस लेना है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। क्या आपके पास सीरीज, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो डिफरेंस अगर देख लो तो 36 माइनस 16 करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो माइनस यहाँ पे 8 करेंगे तो आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो -4 करके आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो -2 करके आएगा। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक तो बन रहा है। 16 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, 2, मतलब उसका हाफ होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या माइनस होना चाहिए, 2 का हाफ करेंगे तो 1 माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.5 माइनस हो रहा है। देखो 6 माइनस 0.5 करेंगे तो 5.5 आएगा, बट होना कितना चाहिए, यहाँ पे -1 माइनस होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए आपका 5, क्योंकि 1 माइनस करेंगे 6 में से तो 5 आएगा। अब 5 में से क्या माइनस होगा, 1 का भी हाफ कर दो, 1 का हाफ होगा 0.5, तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो एक्जैक्टली 4.5 आएगा। दैट मीन्स ये करेक्ट है, यही आपकी रॉन्ग टर्म है 5.5, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ट्रे प्लेज टेबल टेनिस, ठीक है। ट्रे है, कोई पर्सन है, वो टेबल टेनिस खेलता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये, टेबल टेनिस इज अ डिफिकल्ट गेम। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट्स को 100% ट्रू मानना है, चाहे वो गलत हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे लिखा होगा दिन रात होती है, रात दिन होता है, उसको आपको ट्रू मान के कंक्लूजन्स को देखना है, कंक्लूजन्स उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रे टेबल टेनिस खेलता है और यही बोला हुआ है टेबल टेनिस इज अ डिफिकल्ट गेम। अब कंक्लूजन फर्स्ट, ट्रे प्लेज अ डिफिकल्ट गेम, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है कि ट्रे टेबल टेनिस खेलता है और टेबल टेनिस एक डिफिकल्ट गेम है। इट मीन्स इनसे में हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि ट्रे जो है वो एक डिफिकल्ट गेम खेलता है, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रे इज अ गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस, तो ये तो कहीं पे भी स्टेटमेंट पे नहीं लिखा है कि वो अच्छा प्लेयर है या बुरा प्लेयर है, बस इतना बोला है कि वो टेबल टेनिस खेलता है और टेबल टेनिस के बारे में बोला है कि टेबल टेनिस एक डिफिकल्ट गेम है। गुड प्लेयर वो है कि नहीं है ट्रे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको कि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, बोथ फॉलोज, नाइदर फॉलोज। तो आपका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 18, A इज बिगर देन B बट शॉर्टर देन C। तो ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, पहले आपको यहाँ से रिलेशनशिप ड्राइव करना होगा। D इज स्मॉलर देन C एंड बिगर देन A, B इज बिगर देन D। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू देन स्टेटमेंट 3 विल बी। वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को आप ट्रू मान के चलो और थर्ड के बारे में बताओ क्या थर्ड ट्रू होगी या नहीं होगी। तो पहले A और B को हमने ट्रू मानना है, तो उनके हिसाब से इनके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करो। A इज बिगर देन B, इट मीन्स A जो है वो B से बड़ा है। नेक्स्ट, बट शॉर्टर देन C, बट C से छोटा है, C इन तीनों से बड़ा है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आ जाओ, D इज स्मॉलर देन C, D जो है वो C से छोटा है। C से छोटा है, इसका मतलब वो A और B से भी छोटा होगा, क्योंकि नहीं सॉरी, अगर वो C से छोटा है तो वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। A और B के साथ तो कोई रिलेशन नहीं दिया उसका। C से छोटे का मतलब, क्योंकि इन तीनों के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, C सबसे बड़ा है, A उससे छोटा है, B उससे छोटा है। अब कह रहा है कि D जो है वो भी C से छोटा है। अब C से छोटा तो है, क्या वो A से भी छोटा है, क्या वो B से भी छोटा है, ये हमें नहीं पता। अब आगे बढ़ो, एंड बिगर देन A, तो A से बड़ा और C से छोटा। तो A से अगर बड़ा है और C से छोटा है तो C और A के बीच में ही आएगा। इट मीन्स पूरा आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, C सबसे बड़ा, फिर उसके बाद D आएगा, फिर उसके बाद A आएगा, फिर उसके बाद B आएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप इन चारों के बीच में बन गया। आपको बताना है क्या स्टेटमेंट 3 ट्रू है कि नहीं। B इज बिगर देन D, तो क्या B जो है वो D से बड़ा है, नहीं वो तो छोटा है। सबसे बड़ा C है, उससे छोटा D है, उससे छोटा A है, उससे छोटा B तो सबसे छोटा है, तो B कहाँ से बिगर हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट इज B पार्ट इज योर आंसर। तो ये थे आपके पटवारी के टॉप 18 MCQs। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पटवारी की रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो जाके जरूर देखो, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो, टॉपिक वाइज हम 20-20 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। वो जब देखोगे तो आपका 18 मार्क्स ईजिली हो जाएगा एग्जाम में। कंप्यूटर का टॉपिक वाइज MCQs की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी जाके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।